Hello students, today we will discuss about the chemical equilibrium. Chemical equilibrium में जो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन ही होगी केमिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या होता है? आज इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक केमिकल इक्विलिब्रियम है और दूसरा क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम. तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें हम एक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी स्टडी करेंगे. और उसके बाद हेनरी लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, ली चैटलियर प्रिंसिपल तक जाएंगे हम. केपी केसी का रिलेशन आएगा. ये सारी चीजें हम ओनली इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड पार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का है, उसमें हम अलग से एसिड्स, बेस, उनकी टाइट्रेशंस के बारे में या जो कॉमन आयन इफेक्ट्स वगैरह वगैरह उनकी स्टडी करेंगे. ओके, तो हम आज देखो इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम है क्या? ठीक है, इक्विलिब्रियम देखिए एक नॉर्मल सा है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा. ओके, तो इक्विलिब्रियम में आपको सिंपली समझाऊं. देखो तो नॉर्मली इससे आप एक वेसल ली, देखो हमने मतलब पानी को उबालते हैं ना, ठीक है. ये वाटर है, वाटर में ये वाटर है हमारे पास. वाटर देखो ये क्लोज्ड वेसल है, ठीक है. एक क्लोज्ड वेसल में हमने वाटर को ले लिया और इसको हम कांस्टेंट हीट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसको कांस्टेंटली. जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स, इनके पास अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी. ये क्या करेंगे? हीट को एब्सॉर्ब करेगा. ये मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये हीट एब्सॉर्ब करेंगे, और कहां पे पहुंच जाएंगे? ये सरफेस पे. यही प्रोसेस रेगुलर चलती रहेगी यदि हम कांस्टेंट हीटिंग करते रहेंगे. और बाद में क्या होगा? देखो ये सरफेस का मॉलिक्यूल और एनर्जी गेन करके इसकी क्या हो जाएगी? इवेपोरेशन हो जाएगी. ये इवेपोरेट हो जाएगा. मतलब प्रोसेस क्या होगी? देखो हमारे पास कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो गई? इवेपोरेशन. इवेपोरेशन जो है ये स्टार्ट हो गई. इवेपोरेशन के बाद अब देखिए थोड़ा सा सोचना है कि यदि हम हीट करते रहेंगे, रेगुलरली हीट करेंगे इसको कांस्टेंट हीट में, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो यहां से क्या होगा? देखो वाटर वेपर्स ज्यादा बनेंगे और जो ये वाटर की लेयर है ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब थोड़ी कम हो जाएगी. और वेपर्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा बन जाएंगे. और ऐसे ही एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये वेपर रेंडमली मूव करते करते, ये अब देखो वेपर गैसेस स्टेट होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे और इनमें रैंडम मोशन को फॉलो करते हैं, जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं. ये रैंडमली मूव करते करते कुछ एक वेपर्स जो है वो किसके साथ टच हो जाएंगे? इस वाटर लेयर के साथ टच हो जाएंगे और ये दोबारा से वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? देखो कंडेंसेशन. कौन सी प्रोसेस आ जाती है? दिस इज द कंडेंसेशन. अब यदि हम कांस्टेंट हीट करते रहेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी. अब क्या हो रहा है? देखो धीरे धीरे ये वाटर वेपर, जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो धीरे धीरे ये फर्दर क्या करने लगेगा? देखो थोड़ा बहुत राइज अप होने लगेगा. और यहां पे ही एक ऐसी स्टेज आएगी कि एक ऐसा टाइम आएगा, देखो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे जितने मॉलिक्यूल, मतलब ये देखो H2O के यदि हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो लिक्विड के 10 मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं. किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? वेपर में. तो वेपर के 10 मॉलिक्यूल्स ही किसमें कन्वर्ट होंगे? लिक्विड में कन्वर्ट होंगे. मतलब क्या हुआ? देखो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी? रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आ जाएगी. ओके, देन
इसी स्टेज पे जब हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल आ गई, देखो रेट ऑफ कंडेंसेशन आ गई, उसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास सारे की सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो होगी, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कौन सी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, एटसेट्रा, ठीक है, ये क्या होंगे, देखो हमारे पास रिमेन्स अनचेंज्ड और डज नॉट चेंज या रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, देखो हम इसी को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होती है, देखो इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट, लिखना है आपने, देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट in the process, is that process in that state in the process at which all observable properties such as concentration, temperature, pressure, etc. remains unchanged या remains constant। ओके, तो या डज नॉट चेंज, ठीक है, ऐसे करके उसी स्टेट को क्या बोलेंगे हम, देखो इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब देखो मैं सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूं, ये इक्विलिब्रियम जो ये डायनेमिक नेचर का है, मतलब चेंजेबल है ये, ठीक है। अब यदि हम फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा देखें, देखो यदि ये कोई मास है हमारे पास, कोई वेट है, देखो कोई चीज है, यदि हम इसको इस साइड को भी इक्वल फोर्स में और इस साइड को जो फोर्स है मतलब F1 और ये क्या है F2, यदि ये F1 और F2 दोनों फोर्स यदि इक्वल लग रही है तो ये चीज जो है वो हिलेगी नहीं, ठीक है, ये क्या रहेगी, डज नॉट चेंज और कांस्टेंट रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। अब एक और एग्जांपल देते हैं, देखो यदि हमारे पास पानी का टैंक है, देखो ऐसे करके यहां से आधे इंच की जो पाइप होती है, देखो मतलब एक इक्वल वॉल्यूम यहाँ पे वाटर एंटर कर रहा है ऐसे करके, ठीक है, वाटर इतना है। अब हमने क्या किया, देखो यहां से थोड़ा सा यहाँ पे एक टेप लगा दी, मतलब देखो यहां से हम एक और पाइप लगा देंगे, जितनी साइज की ये है उतनी साइज की है। तो अब होगा क्या, देखो जितना पानी यहां से आ रहा है उतना ही पानी यहां से निकल जाएगा और ये वाटर लेवल जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही स्टेट, इसी स्टेट को क्या बोलते हैं, देखो इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी स्टेट होती है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट, देखो इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम दैट स्टेट इन ए प्रोसेस, एक प्रोसेस में एक स्टेट है at which all the observable properties such as concentration, temperature, pressure etc. remains constant. ओके, इक्विलिब्रियम देखो जनरली हम दो टाइप के लेते हैं, यहां पे लिखना आपने, देखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की टाइप्स जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट आ जाता है हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम। Physical equilibrium. The equilibrium takes place या occurs in physical processes are called फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको हम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है।
फॉर एग्जाम्पल फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल देखो, हमने एक अभी किया, देखो लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैस, ठीक है, लिक्विड इनटू गैस, इसके बीच में भी इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होता है। अब लिक्विड में देखो वाटर है, एग्जांपल में वाटर है, देखो वाटर को यदि आप हीट करेंगे तो हीट करने में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर्स जो है ये आ जाते हैं। अब जैसे वाटर देखो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में। दोबारा से यदि हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाती है, देखो हमारे पास कंडेंसेशन से, मतलब ये इवेपोरेशन आ गई, ठीक है, इवेपोरेशन, और नीचे वाली ये प्रोसेस क्या आ गई हमारे पास, कंडेंसेशन। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम पे इस प्रोसेस में लिक्विड और वेपर में हमारे पास क्या होगा, देखो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ओके, तो मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सेकेंड है देखो इसका एग्जांपल, यदि हम सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड ऐसे करके देखो, लिक्विड टू सॉलिड, ओके, लिक्विड टू सॉलिड का एग्जांपल क्या है, देखो H2O में ही, H2O इन लिक्विड, और यहां से आइस बन जाती है, देखो वाटर में, H2O इन सॉलिड, आइस में, ऐसे करके लिख लो H2O इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो लिक्विड जब देखो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसको, फ्रीजिंग बोलते हैं। और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, देखो मेल्टिंग, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्टिंग और फ्यूजन भी बोल देते हैं। ओके, तो यहां पे क्या आ जाता है हमारे पास, देखो अब इसमें क्या आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पे, यहां पे लिख सकते हैं आप, देखो एट इक्विलिब्रियम, इसका ही पार्ट है ये, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग, ये लिख सकते हैं आप, रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग। ये सेकेंड एग्जांपल है, इसमें से ही आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखो इसका एग्जांपल जो है, सेकेंड है, थर्ड एग्जांपल है इसका, लिक्विड टू वेपर। फिजिकल इक्विलिब्रियम का कर रहे हैं हम, देखो लिक्विड टू, लिक्विड है, वेपर नहीं, सॉरी, सॉलिड टू गैस करना है अभी हमने ना, पीछे कर दिया हमने ये, सॉलिड टू गैस। तो सॉलिड से गैस में, जब हम सॉलिड से गैस में आते हैं तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। क्या चीज है ये, देखो सब्लिमेशन, दिस इज सब्लिमेशन। और नीचे देखो गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन भी बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन, एक प्रेसिपिटेशन। तो एट इक्विलिब्रियम पे यहां पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब देखो एग्जांपल में इसका दूं तो एग्जांपल क्या आ जाता है इसमें,
मतलब आयोडीन है, देखो आयोडीन सॉलिड में होती है। जब हम इसको डायरेक्टली हीट करते हैं, ठीक है, हीट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आयोडीन इन वेपर, ठीक है, गैसियस स्टेट में, I2 गैसियस स्टेट में आ जाती है, वेपर ये गैसियस स्टेट में, ठीक है। फर्दर इसको कंडेंस करेंगे या कूल करेंगे, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कंडेंस करेंगे, इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है दोबारा से, ठीक है। I2 जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके और इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम, मतलब रेट ऑफ, यहां पे क्या आएगी, रेट ऑफ सब्लिमेशन, जब किसके इक्वल आ जाएगी, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये हो, ओके। तो ये तो था हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल इक्विलिब्रियम की, उसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम को करेंगे। आपने इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या करना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, हेडिंग देना है, देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट देखो, जो इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम ऑल द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट, ये फर्स्ट है फिजिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है, देखो all the properties at equilibrium all the observable properties, जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला था, observable properties remains constant, ओके। ये फर्स्ट है। दूसरा क्या आ जाता है, देखो इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक नेचर का होता है। कौन से नेचर में आ जाएगा, डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज इन डायनेमिक नेचर। तीसरा पॉइंट है, देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी यदि हम कोई इसमें इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहते हैं, इन केस ऑफ गैसेस में, ठीक है, तो जो वेसल होनी चाहिए फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी वो क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, देखो इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम इन गैसेस क्लोज्ड वेसल, या रिएक्शन ऐसे करके लिखो, प्रोसेस टेकन इन क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल, ओके। जो पूरे का पूरा प्रोसेस है वो किसमें होना चाहिए, देखो एक क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए। और उसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे यदि आप करेंगे इसको, जो हमारे पास देखो एट इक्विलिब्रियम पे ही जो रेशियो ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, उनकी वैल्यूज क्या आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। तो यहां पे हमने आपको क्या लिखना है, देखो एट इक्विलिब्रियम the ratio of concentration, molar concentration, एक्टिव मास भी बोलते हैं, देखो रेशियो ऑफ मोलर concentration of species becomes constant and is called इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, आगे भी पढ़ेंगे हम इसको, एंड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब इसका रेशियो जो लेंगे हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन में,
तो वहां पे ये सारे की सारी कंसंट्रेशन की स्पीसीज का जो रेशियो होगा, रिएक्टिंग स्पीसीज या प्रोडक्ट की स्पीसीज में जो रेशियो होगा वो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। और उसको क्या बोलेंगे हम, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, एंड 5 है, देखो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है डिफरेंट स्पीसीज की एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे, सारे की अलग अलग से यदि हम कंसंट्रेशन देते हैं एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है या कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, ये कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास एट इक्विलिब्रियम पे ही, एट इक्विलिब्रियम concentration of different species remains constant at particular condition, at particular condition। ये तो आ जाता है, ये क्या है हमारे पास, देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है देखो केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपको हो गया क्लियर, देखो ये सारे का सारा ये फर्स्ट ये डेफिनेशन ही है। दूसरा क्या है, डायनेमिक नेचर का होता है, मतलब देखो इसमें, चलो आगे करते हैं अभी। डायनेमिक नेचर मतलब चेंजेबल, जैसे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो ये प्रोसेस जो है ऐसे करके चला रहा है। ठीक है, तो ये डायनेमिक हुआ। दूसरा स्टैटिक क्या था, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये देखो एज इट इज ही रह रहा है ये। ठीक है, ये यहां से फोर्स इक्वल है, यहां से फोर्स इक्वल है, ये जो चीज जहां पे है वो वहां पे ही रहेगी। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, देखो दिस इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एट इक्विलिब्रियम पे रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और उसी कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे भी पढ़ेंगे इस चीज को। और कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट एट पर्टिकुलर कंडीशन पे, और एट इक्विलिब्रियम पे सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है या कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आ जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए अब सिंपल देखो, केमिकल रिएक्शंस में जो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम takes place, equilibrium occurs in chemical reactions, are called chemical equilibrium। क्या बोलेंगे इसको हम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे जो केमिकल रिएक्शंस में अकर करेगा। अब देखो केमिकल रिएक्शंस में कैसे अकर करता है, जो केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास उनमें ये कैसे अकर करता है। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास, देखो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब केमिकल रिएक्शंस या जिसमें केमिकल प्रोसेसेस जितने भी होंगे केमिकल रिएक्शंस, उनमें जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा उसको ही क्या कहेंगे हम, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम। और एक चीज है देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम इसके आगे ही लिख सकते हैं आप, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम can be attained only in, किसमें, only in
क्लोज्ड वेसल, ओनली इन क्लोज्ड वेसल, बिकॉज क्या होता है देखो, जो गैसेस स्पीसीज होती है वो क्या होगी, एंड आर, देखो क्लोज्ड वेसल में एंड आर इन रिवर्सिबल रिएक्शन, अब देखो रिएक्शन भी रिवर्सिबल होना चाहिए और क्लोज्ड वेसल भी होनी चाहिए, क्योंकि जब रिएक्शन होगा उसमें जो गैसेस कंटेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लिबरेट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, एक CaO बनता है और एक क्या बनता है, CO2 गैस। ये सॉलिड में होता है, ये भी सॉलिड में होगा, ठीक है। यदि हम इस चीज को देखो, इस रिएक्शंस को क्लोज्ड कंटेनर में नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो CO2 गैस है वो एस्केप करके चली जाएगी और इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन तो हो जाएगा रिवर्सिबल, ओपन में भी रिवर्सिबल हो जाएगा, बट यहां पे क्या होगा देखो, इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन नहीं होगा, क्योंकि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हो गए CO2 वो एस्केप करके ही चले जाएंगे, ठीक है। इन केमिकल इक्विलिब्रियम देखो, इन केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हम सिंपली क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके होगा देखो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पे डायनेमिक नेचर में, यहां पे देखो मैं ग्राफ बनाऊं तो ये रेट है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, और दिस इज टाइम, ठीक है। यदि हमारे पास देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये ऐसे करके हो रहा है, ये ऐसे करके, ठीक है। इन फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट देखो, ये पहले ये ज्यादा थी, ऐसे 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 करके आया ये रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, और दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन। और एक ऐसी स्टेज आई देखो, बैकवर्ड रिएक्शन यहां से हो रहा है और यहां से यहां को ये यहां जैसे आके ये स्टेट जो आई, इस स्टेट को क्या बोला हमने, दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे देखो हम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या आ जाता है देखो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ओके। तो ये हमारे पास यदि ग्राफ आए, देखो आपको कभी कभी ऐसे करके आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो इक्विलिब्रियम, इस टाइप के ग्राफ बनाए होंगे, एक ही ग्राफ बना दिया होगा, ये ऐसे करके एक और ग्राफ देखिए कि ऐसे करके ये दूसरा ग्राफ बनाया हुआ होगा, ये है आपके पास ऐसे, और यहां से ऐसे करके, ठीक है। तो आपने ऑप्शन देखनी है कि एट इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन के केस में ये वाला ग्राफ होगा हमारे पास, ठीक है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा अलग होगा, उसको आप अलग से करेंगे, बट ये आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ जाता है हमारे पास। इसके बाद देखो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो प्रॉपर्टीज है वो भी लगभग सेम ही है, फिजिकल इक्विलिब्रियम की तरह ही है। मैं आपको बोल के ही बता दूंगा, देखो इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगी थोड़ी सी। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की थी हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जो की थी वही है, देखो ऑल द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक का। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है देखो, इक्विलिब्रियम इज इन डायनेमिक नेचर। कौन से नेचर का होगा?
ये डायनेमिक नेचर में होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है केमिकल इक्विलिब्रियम की, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है। थर्ड में आ जाता है, देखो यहां पे कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट का इसमें जो कैटालिस्ट होती है, कैटालिस्ट क्या करता है, देखो हाँ यहां पे देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या आ जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन, जो पीछे को इस साइड को हो रहा है, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। एक आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा क्या आ गया हमारे पास, बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में मतलब देखो कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर, मतलब कैटालिस्ट जो है अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब देखो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे कैटालिस्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किसमें, रिएक्शंस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कैटालिस्ट है हमारे पास, देखो कैटालिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उसी स्पीड में चलाएगा, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम रहती है कैटालिस्ट की वजह से। मतलब जितना फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को करेगा उतनी ही फास्ट स्पीड में बैकवर्ड रिएक्शन को करेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखो कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ रिएक्शंस जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम वे में ये करता है, सेम में रहता है, ठीक है, कैटालिस्ट। और इसके बाद देखो नेक्स्ट इन केमिकल रिएक्शंस में क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए रिएक्शंस, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब रिएक्शंस जो है वो हमेशा ही क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए। और इसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास, देखो केमिकल रिएक्शंस के केस में एट इक्विलिब्रियम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना आपने, एट इक्विलिब्रियम जो फ्री एनर्जी होती है रिएक्शंस की इज जीरो, ठीक है। फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो होती है, डेल्टा जी आपने पीछे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में किया हुआ है, डेल्टा जी जो होगी चेंज इन फ्री एनर्जी वो क्या होती है एट इक्विलिब्रियम पे, वो भी जीरो होती है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास, देखो ये प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। नेक्स्ट है देखो इसमें ही हम ये केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम रिलेटेड, नेक्स्ट इसमें ही पार्ट है, इसका ही पार्ट है, देखो इक्विलिब्रियम रिलेटेड इन dissolution of solid in liquid and gas in liquid, ठीक है। ये देखो दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट हम देखो सॉलिड इन लिक्विड, अब इनमें इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है, डिसोल्यूशन। मतलब देखो ये है हमारे पास, देखो वाटर लिया आपने, ठीक है, वाटर, इसमें किसको ऐड कर रहे हैं आप, शुगर को, शुगर को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप शुगर को ऐड करेंगे, इसको देखो, इसको कंटिन्यूसली स्टायर भी करते रहेंगे, ठीक है, या हीट कर दो। यदि कंटिन्यूसली स्टायर करेंगे देखो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में जितने मतलब जो वेकेंट स्पेस होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई कर लेंगे। एक ऐसी स्टेज आएगी, मतलब डिसोल्यूशन क्या हुआ, डिसॉल्व करना, सॉल्युबिलिटी आती है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, देखो कि शुगर का वाटर में डिसॉल्व होना, उसी को क्या बोलेंगे हम, सॉल्युबिलिटी। तो शुगर क्या करती रहेगी, देखो डिसॉल्व होती रहेगी, ऐसे करके इसकी डिसोल्यूशन होती रहेगी। जब इसकी डिसोल्यूशन होगी, एक ऐसी स्टेज आएगी यहाँ पे, शुगर आप देखो कंटिन्यूसली स्टायर भी कर रहे हैं, बट एक ऐसी स्टेज आएगी
कि यहाँ पे जो H2O है, H2O के अंदर जो वेकेंट स्पेस बचा हुआ था यहाँ पे, वो खत्म हो जाएगा और शुगर जो है वो यहाँ पे जाके सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर से यदि आप शुगर को डालेंगे तो मतलब कोई और शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, देखो जब नो मोर शुगर कैन बी या नो मोर सॉल्यूट, आप ऐसे देखो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है, या इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पे लिखो व्हेन no more solute can be dissolved in a solution, this state at this state ऐसे करके लिखो ना, at this state solution is called saturated solution, is called saturated solution। कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। मतलब आप देखो शुगर को डिसॉल्व कर रहे थे, स्टाइल कर रहे थे, स्टाइल करने के बाद शुगर क्या होगी, यहां पे डिसॉल्व होने लग पड़ी। ठीक है, तो शुगर जो हमारे पास देखो सॉलिड में है और शुगर जो इन सॉल्यूशन है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, देखो हम सैचुरेटेड स्टेट। कौन सी स्टेट होती है, सैचुरेटेड स्टेट। आप सिंपली ये करेंगे व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन एट दिस स्टेट इज कॉल्ड इन द सॉल्यूशन, दिस स्टेट को ही क्या बोलेंगे हम, देखो सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यदि हम इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद थोड़ी सी और शुगर जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, बट यहाँ पे भी बाद में एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो शुगर जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहां से ही सॉल्युबिलिटी आती है। देखो सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन कैसे देनी है, देखो सॉल्युबिलिटी की आपने कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या द एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, ठीक है, टू गेन द सैचुरेटेड स्टेट। जब तक सैचुरेटेड स्टेट ना आ जाए तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड में यहां पे देखो ऐसे करके, मतलब शुगर को हम यहां पे डिसॉल्व कर रहे थे, शुगर इन सॉलिड और शुगर इन सॉल्यूशन, इसके बीच में इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होता है, ये आ जाता है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड, इसमें डिसोल्यूशन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में देखो CO2 गैस है, ठीक है, CO2 सोडा वाटर बॉटल होती है, इनमें हम देखो इसको सोडा वाटर में, मतलब सोडा वाटर में क्या होती है, CO2 गैस, और यहां पे CO2 गैस इन सॉल्यूशन, इसके बीच में इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होता है। ठीक है, यहां पे गैस इन लिक्विड, गैस जब मतलब डिसॉल्व होती है, यहां पे सोडा वाटर बोतल होती है ना, देखो सोडा वाटर बोतल में हाई प्रेशर में CO2 को फिलअप किया होता है, ठीक है, या कोको कोला की, पेप्सी की बोतलें होती है। सोडा वाटर बोतल को जब हम खोलते हैं ना, देखो वहां से फिज की आवाज आती है। क्यों आती है, क्योंकि अंदर जो CO2 भरी होती है, देखो CO2 गैस, वो जो भरी होती है CO2 गैस, वो हाई प्रेशर में होती है। जब हम खोलेंगे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बिल्कुल प्रेशर के साथ निकलती है फिज की आवाज से। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे पास देखो CO2 गैस टू CO2 गैस इन सॉल्यूशन। यहां से एक लॉ आता है देखो हेनरी लॉ। कौन सा आ जाता है, हेनरीज लॉ, हेनरी ने दिया था, और ये इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपने याद करना है। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट
this law states that mass of the gas that dissolve in a given volume of liquid at particular temperature is directly proportional to pressure exerted by the gas. Is directly proportional to pressure exerted by the gas above the surface of liquid. ठीक है, या सिंपल लिखो, इतना ही लिखो, ठीक है। यहां पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ये प्रेशर है मतलब मास ऑफ गैस जो डिसॉल्व हुआ है गिवन लिक्विड ऑफ गैस में, हम ऐसे करके लिखेंगे, देखो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, है ना। m क्या आ गया हमारे पास, मास ऑफ गैस, और p क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। ओके, दिस इंप्लाइज, यहां पे देखो प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें, m इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, kHp, वेयर kH इज द हेनरी कांस्टेंट। kH क्या होता है हमारे पास, हेनरी कांस्टेंट आ जाता है। ओके, तो ये क्या आ जाता है, हेनरी लॉ है, इसकी एप्लीकेशंस भी है, ठीक है। इनको हम बाद में करेंगे, आपने पढ़नी भी एप्लीकेशन। देखो एक ये तो CO2 गैस वाली है हमारे पास, मतलब हाई प्रेशर में जितने ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना हम हाई प्रेशर में फिलअप करेंगे CO2 गैस ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगी उसमें, ठीक है। सोडा वाटर में CO2 गैस जो उतने ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगी, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आ जाता है हमारे पास, m इज इक्वल टू p। हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, देखो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है, जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ऑक्सीजन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्यों, प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर को हाइट को जाएंगे हम तो कम होता जाता है। कम होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर कम होगा, जो गैस की डेंसिटी होगी वो भी कम हो जाएगी, मास कम हो जाएगा, ठीक है। मास कम हो जाएगा तो सफोकेशन होने लगेगी। ये भी हेनरीज लॉ की ही एप्लीकेशंस थी, ठीक है। तो करके हाई एल्टीट्यूड में हम क्या करते हैं, देखो ऑक्सीजन का सिलेंडर या ऑक्सीजन जो है वो जैसे भी होगी ऑक्सीजन को लेके ही जाते हैं, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होने की वजह से जो गैस है उसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम लॉ ऑफ मास एक्शन। आज आपने क्या क्या याद करना है, देखो ओनली हेनरीज लॉ और इक्विलिब्रियम को इसको सीखना है। जो इक्विलिब्रियम है इसका पता होना चाहिए आपको क्या है। दैट्स ऑल, थैंक यू।